विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में, अध्ययन और अनुसंधान की एक ऐसी विषय वस्तु के बारे में जिसका संबंध है प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय भारत में शकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द शक्स इन इंडिया से। विद्यार्थियों, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि मैं इस टॉपिक को, इस विषय को कई भागों में बांटकर मैं आपको समझाऊंगा। विद्यार्थियों, शकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही कारण है कि भले ही शक हिंदुस्तान के बाहर के थे, लेकिन शकों को और विशेष रूप से उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामा या रुद्रदामन, उसको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने 150 ईस्वी में जूनागढ़ अभिलेख में अपनी उपलब्धियों का अंकन करवाया। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामा के जीवन के विविध पक्षों और पहलुओं को बताता है। विद्यार्थियों, रुद्रदामा का संबंध उज्जैन के शकों से था और उसने अपने दादा चष्टन और अपने पिता जयदामा के साथ मिलकर शासन किया था। विद्यार्थियों, शकों के नामों को आप गौर से देखें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि शक हिंदुस्तान में, भारत में समय के प्रवाह के साथ साथ यहाँ की संस्कृति को भी अंगीकृत करते जा रहे थे। विद्यार्थियों, शकों के जो हमें शुरुआती नाम मिल रहे हैं, आप देखिए, उज्जैन के शक क्षत्रपों की हम बात करते हैं। रुद्रदामा के दादा, जिसका नाम था चष्टन। विद्यार्थियों, चष्टन एक ऐसा नाम था जो उस दौर में भारत में नहीं मिलता था, लेकिन चष्टन के बाद जयदामा और रुद्रदामा, जो न केवल राम नाम था बल्कि रुद्रदामा के धार्मिक विचार का भी प्रतीक था। कहने का मतलब ये कि शक धीरे धीरे इस देश की संस्कृति और यहाँ के धार्मिक और सामाजिक विचारधारा में समाहित होते जा रहे थे और विविध वर्णों के साथ उनके वैवाहिक संबंध भी कायम हो रहे थे। यह इस प्रकार के विवाह थे जिसे उस दौर में रुद्रदामा के समकालीन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, और उसके नासिक अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि वह समाज में मौजूद वर्ण संकरता को लेकर काफ़ी चिंतित है। तो यह इसी प्रकार के विवाह की तरफ वह संकेत करता है। तो विद्यार्थियों, शक चीन के उत्तर पश्चिम में गोबी के रेगिस्तान से निकले और इसके बाद ये हिंदुस्तान की तरफ आए। इनके ऊपर यूचियों का दबाव पड़ा, कुषाणों का। चाइना के उत्तर पश्चिम में जो गोबी का रेगिस्तान है, तकला मकान डेजर्ट, वहाँ से विश्व इतिहास की 3 महत्वपूर्ण जातियों का शुरुआती दौर में आगमन का संकेत मिलता है। सबसे पहले हिंदुस्तान में शक आए, शकों के बाद यूची आए और यूचियों की एक महत्वपूर्ण शाखा कुइशवांग कुषाणों के नाम से जानी गई, जिसके शुरुआती शासकों में विम कुजुल और विम कैडफाइसिस जैसे शासक थे। और इसके बाद युंगनू
जो कि इतिहास में हूण के नाम से जाने गए, तो ये भी हिंदुस्तान में है। तो शुरुआती दौर में आने वाले शक थे, और शकों में उज्जैन की कार्दमक शाखा महत्वपूर्ण प्रख्यात हुई, क्योंकि ये लोग लंबे समय तक ईरान में कर्दम नदी के किनारे रहे। इस कारण ये शाखा कार्दमक शाखा के नाम से भी जानी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी कार्दमक शाखा से, जो कि उज्जैन की शक छत्रप शाखा के नाम से भी जानी जाती है। इस शाखा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक रुद्रदामा के बारे में, जो इतिहास में रुद्रदामा प्रथम के नाम से जाना जाता है, और जिसने अपने दादा चष्टन और पिता जयदामा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्षत्रपी पद्धति पर शासन किया। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि रुद्रदामा के बारे में उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण आधार सोर्स हमारे पास है जूनागढ़ अभिलेख, और 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख भारतीय इतिहास के और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक माना जाता है। उच्च कोटि की प्रांजल संस्कृत में लिखित यह अभिलेख रुद्रदामा के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालता है, और इसमें ऐसा कहा गया है कि शुरुआती दौर में रुद्रदामा की राज्य लक्ष्मी को संकट पैदा हो गया था, लेकिन बाद में रुद्रदामा ने अपनी वीरता और साहस से उसको पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामा के बारे में ये कहता है कि वह बचपन से ही राज्योचित गुणों से युक्त था। दूसरी बात रुद्रदामा के बारे में जूनागढ़ अभिलेख ये कहता है कि जहाँ पहली बात तो कहता है कि वो बचपन से ही राजोचित गुणों से युक्त था, दूसरी बात कहता है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर उसे अपनी रक्षा के लिए चुना। तो जब किसी शासक के बारे में यह कहा जाए कि वह बचपन से ही राज्य लक्ष्मी को धारण किए जाने वाले गुणों से युक्त है, और दूसरी बात यह कि समाज के सभी वर्गों के लोग मिलकर उसे अपनी रक्षा के लिए चुन रहे, तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी प्रजा में कितना लोकप्रिय था। विद्यार्थियों, रुद्रदामा के बारे में जो जूनागढ़ अभिलेख है वह उसके राजनीतिक उपलब्धियों का विवेचन तो करता ही है। वह यहाँ तक बताता है कि उसके राज्य में अनूप, आव्रत, निवृत्त, मानधाता और काफ़ी और भी क्षेत्र शामिल थे, जिसका आगे मैं राजनीतिक उपलब्धियों में उल्लेख करूँगा। वही साथ ही साथ वह उसके जीवन के एक ऐसे पक्ष को उजागर करता है जो उसे लोक कल्याणकारी और प्रजावत्सल राजा के रूप में प्रतिष्ठित करता है। विद्यार्थियों, जूनागढ़ अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि रुद्रदामा के समय में सुदर्शन झील टूट गई। विद्यार्थियों, ये वह सुदर्शन झील थी जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त ने बनवाया। उर्जेत पर्वतमाला से निकलने वाली पलाशिनी और स्वर्ण सिक्ता नदियों के जल को रोककर सुदर्शन झील को बनाया गया, और आगे चलकर सम्राट अशोक के समय में उसका गवर्नर था वहाँ पे यवनराज तुषास्प, उसके समय में इस झील से कुल्ले बाप अर्थात सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई। यह झील विद्यार्थियों रुद्रदामा के समय में टूट गई और चारों तरफ पानी पानी हो गया। जूनागढ़ अभिलेख का लेखक यह लिखता है कि यह सुदर्शन झील दुदर्शन झील बन गई। तो ऐसी स्थिति में इस झील के पुनर्निर्माण की बात हुई तो रुद्रदामा ने अपने मती सचिवों को, मती सचिव विद्यार्थी वो लोग थे जिसका काम था राजा को सलाह देना, मंत्रणा देना, मती सचिवों को बुलाया और मती सचिवों ने यह कहा कि राज्य का खजाना खाली है, इतना पैसा नहीं है, तो बेहतर है कि जनता के ऊपर कर लगा जाए। लेकिन रुद्रदामा ने जनता के ऊपर कर लगाना स्वीकार नहीं किया। दूसरा सुझाव ये आया कि जनता से बेगार ली जाए, बेगार को भी रुद्रदामा ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे अवसर पर उसने अपनी प्रजावत्सलता का परिचय देते हुए अपने निजी कोष से प्रचुर धनराशि खर्च करके सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और उसने अपने कर्म सचिवों को आदेश दिया कि इस झील को पुनः तैयार किया जाए। तो विद्यार्थियों, इस झील का पुनर्निर्माण अपने निजी कोष से प्रभुत्व धनराशि खर्च करके रुद्रदामा ने कराया
और अपने जन कल्याणकारी शासक होने का उसने परिचय दिया। तो विद्यार्थियों, ये रुद्रदामा के जीवन का एक पक्ष था। इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा रुद्रदामा के राजनीतिक अभियानों के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से रुद्रदामा ने दक्षिणापथ के शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को परास्त किया। इन सब बातों के बारे में विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।